Hi, good evening everyone. Welcome to another episode of वकील वाणी. आज हमारे साथ हैं एडवोकेट ML चौधरी सर. सर का ऑलमोस्ट 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है. सबसे पहले मथुरा में प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद दिल्ली में पिछले 16-17 सालों से सर की प्रैक्टिस चल रही है इन दी साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड नाउ ही इज अबाउट टू स्टैंड फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी. सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू ब्रदर. सर, मैं सबसे पहले तो सर ये जानना चाहूंगा कि सर जो आपकी मथुरा में प्रैक्टिस थी, सर आप वहां पे पढ़ाते भी थे कॉलेज के अंदर, तो हाउ वाज योर इनिशियल इयर्स की प्रैक्टिस कैसी थी सर मथुरा में? सिमरजीत, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ. ओके. लॉ प्रैक्टिस के साथ साथ मैं कॉलेज में पढ़ाता था. सुबह के पीरियड हमारे होते थे, 3 पीरियड होते थे. BSA कॉलेज में मैं पढ़ाता था. वहीं से मैंने लॉ भी कंप्लीट की थी. उसके बाद हम कोर्ट जाते थे. प्रोफेसर मैं रहा वहाँ लगभग 10-12 साल. मैंने वहाँ प्रैक्टिस की. मैं मथुरा बार में यंगेस्ट सेक्रेटरी रहा. वेरी गुड. और 1 मई 2008 को मैं दिल्ली आ गया. तब से मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो मथुरा में सर आप किस तरीके के केसेस वगैरह डील करते थे? मेनली क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल. ओके. तो क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल वगैरह. तो सर जब आप दिल्ली आए, तो दिल्ली क्या होता है सर, कई बार कहना आसान होता है सर, एकदम शहर बदलना, स्टेट बदलना, बट कैसे थे सर आपके इनिशियल इयर्स इन दी दिल्ली प्रैक्टिस? आपने क्या क्या चैलेंजेस वगैरह फेस किए? ये बहुत चैलेंजिंग पीरियड था मेरे लिए सिमरजीत जी. जैसे एक बिगिनर स्टार्टिंग करता है अपनी लाइफ की इस प्रोफेशन में, बिल्कुल उसी तरह से था. और मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि मैंने मथुरा में प्रैक्टिस की थी. वहाँ जो मेरा पॉलिटिकल, सोशल, प्रोफेशनल जो भी नेटवर्क था वो सारा खत्म हो गया. करेक्ट. दिल्ली मेरे लिए पूरी तरह बेगानी थी. और दिल्ली के लिए मैं पूरी तरह बेगाना था. ना मैं किसी को जानता था, ना कोई मुझे जानता था. और जो एक इनिशियल स्टेज पे एक बिगिनर को, फर्स्ट जनरेशन लॉयर को जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की. ओके. तो सर जैसे हम ये तो समझ रहे हैं कि सर आपको चैलेंजेस वगैरह फेस आपने करे, क्योंकि मथुरा में आपका मेन गढ़ था, आपके रिलेटिव्स थे, आपका ऑलरेडी क्लाइंटेल एक बना हुआ था. तो सर जब दिल्ली में आए तो मेजर चैलेंज क्या था सर? मतलब आपके क्लाइंट आपने कैसे पकड़े, या फिर हाउ थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट इन दिल्ली? मेरे पास अगर कोई पॉजिटिव या कोई प्लस पॉइंट था तो केवल एक था कि मुझे काम आता था. मथुरा में मेरी सेशंस की टॉप की वकालत थी. ओके. और उस वकालत को छोड़ के मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था. धीरे धीरे काम किया. हाँ जी. काम से काम आया. और ऊपर वाले की कृपा से फिर सिलसिला सर अगर आप बताना चाहे सिलसिला चल पड़ा. कोई आपका स्टार्टिंग का एकदम ब्रेक, बहुत अच्छा सा केस जो आपने आके दिल्ली में करा हो, थोड़ा सा अगर उसके बारे में. दिल्ली में बेसिकली मुझे उन चीजों का बेनिफिट मिला जिनके बारे में मुझे कोई अनुमान नहीं था. क्योंकि मथुरा में मैंने प्रैक्टिस की थी. मथुरा में मैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव था, कॉलेज में पढ़ाता था, बहुत बड़ा नेटवर्क था मेरा वहाँ. प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी थी. जो जिला लेवल का नेटवर्क था, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे मथुरा से जुड़े केसेज और मथुरा से जुड़े लोगों के थ्रू केसेज मेरे पास आने लगे. उसके बाद काम किया, क्लाइंट सेटिस्फाइड हुआ, उसने दूसरा केस भेजा. यही इस प्रोफेशन में माउथ पब्लिसिटी के थ्रू काम आपके पास आता है. करेक्ट. तो सर इधर भी जो आपकी पिछले 16-17 साल की प्रैक्टिस है, तो इज इट मेजरली मैट्रिमोनियल एंड क्रिमिनल ओनली, या फिर अब नाउ यू आर डीलिंग विद अदर केसेस एज वेल? क्योंकि मैं प्रोफेसर था लॉ कॉलेज में, मैंने सिविल और क्रिमिनल सारा लॉ पढ़ाया हुआ था. ओके. क्रिमिनल की प्रैक्टिस मेरी मेजर वहाँ थी मथुरा में, लेकिन मैं वहाँ सिविल नहीं करता था. लेकिन अब मैं यहाँ सिविल भी करता हूँ. सिविल की, क्रिमिनल की, मैट्रिमोनियल, 138, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब मैं सारी कोर्ट्स में काम करता हूँ. सारी प्रैक्टिस यहाँ मेरी है. ओके. सर अभी जैसे हमें पता लगा जो इलेक्शंस आ रहे हैं हमारे, तो उसके अंदर सर यू आर स्टैंडिंग फॉर द ऑनरेबल सेक्रेटरी की पोजीशन, एंड सर आई वाज गोइंग थ्रू योर विजन डॉक्यूमेंट. उसके अंदर सर एक आपका मेजर जो एजेंडा है दैट वाज रिलेटेड टू वकालतनामा फंड, जो आप बताना चाह रहे थे, आप बनाना चाह रहे हैं. तो सर प्लीज शेयर सम इनसाइट्स कि एग्जैक्टली क्या है वो वकालतनामा फंड, आप उसको कैसे एडवोकेट के इस्तेमाल के लिए हम यूज कर पाएंगे, प्लीज सर. शिवरजीत, वकालतनामा स्कीम दिल्ली के लिए एक नई स्कीम है. ओके. पूरे यूपी में लागू होती है. जो हमारा इनिशियल फेज था प्रैक्टिस का, उस समय मथुरा में ये वकालतनामा स्कीम लागू हुई थी. मथुरा आगरा से स्टार्टिंग इसकी होती थी. बेसिकली वकालतनामा स्कीम लागू करने के पीछे जो मेन रीजन था
वो था यंग एडवोकेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस। तमाम सीनियर्स जो है यंग एडवोकेट्स को कुछ पेमेंट नहीं करते थे। बहुत बड़ी शिकायत है। तो एक लोगों ने एक आइडिया ये खोजा कि भी किस तरह से यंग एडवोकेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। उसके लिए एक आइडिया ये खोजा कि भी वकालतनामा स्कीम एक लागू की जाए। वकालतनामा स्कीम में होता क्या है कि इसमें वकालतनामा बार बेचने का काम करती है। अब करंट की अगर हम बात करें तो मथुरा में 550 रुपये का वकालतनामा बेचा जाता है और ये बार बेचती है। तो इजेड की सर वही सेम कॉस्ट पे फाइल किया जाता है या फिर बस वो सेलिंग है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। वकालतनामा बार बेचती है, क्लाइंट डायरेक्ट परचेज करके लेके आता है। 550 रुपये की उसकी कॉस्ट है जी। उसमें एक नीचे कूपन होता है जस्ट लाइक ए डिमांड ड्राफ्ट। उस 550 रुपये की कॉस्ट में से 300 रुपये का कूपन एडवोकेट्स उसमें से फाड़ लेते हैं और उस कूपन को लेके खुद जाते हैं, किसी को भेज देते हैं बार एसोसिएशन में और उस कूपन के आगे 300 रुपये का पेमेंट एडवोकेट को हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका एक फायदा और है। अभी जैसे हम वकालतनामा जो फाइल करते हैं उसमें 28 रुपये की कॉस्ट हमारी पॉकेट से लगती है। 25 रुपए की 25 रुपए का वेलफेयर हो गया, 2 रुपए की जुडिशियल स्टैंप हो गई, 1 रुपए वकालतनामे की कॉस्ट। जब बार एसोसिएशन से वकालतनामा हम लोग परचेज करते हैं तो ये वकालतनामा हमें कंप्लीट फॉर्म में मिलता है। इसमें जुडिशियल स्टैंप, वेलफेयर स्टैंप ये कंप्लीट मिलता है हमें। तो ये 28 रुपए भी हमें सेव होते हैं। अब जो रेस्ट अमाउंट होता है वो बार को चला जाता है, 300 रुपया एडवोकेट को चला जाता है। इससे बार का बड़ा फंड जनरेट होता है। जो बड़ा फंड जनरेट होता है उससे फिर तमाम वेलफेयर स्कीम चलती हैं। अभी जैसे मैं मथुरा की बात करूं तो मथुरा में एज ऑन टुडे एडवोकेट की डेथ पे बार एसोसिएशन 7 लाख रुपया पे करती है। जिस समय विजन डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया था उस समय 5 लाख रुपए बार एसोसिएशन पे करती थी और ये लगभग मेरे ख्याल से 7-8 महीने का पीरियड हुआ वो, इस दौरान 2 लाख रुपया उन्होंने और बढ़ा दिया। मैं जब मथुरा में सेक्रेटरी था एक स्कीम मैंने लागू की थी और वो स्कीम थी कन्यादान योजना। चूंकि हम बार एसोसिएशन को एक परिवार की तरह से मानते हैं तो एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि भाई किसी भी वकील भाई की बेटी की शादी हो, कोई अनमैरिड लड़की एडवोकेट हो, उसकी शादी में एक कन्यादान परिवार की तरफ से जाना चाहिए। क्योंकि बाकी आप, मैं या कोई भी आदमी कन्यादान वो करेगा जिसके पास इनविटेशन कार्ड होगा। करेक्ट। पर चूंकि परिवार की शादी है तो कन्यादान बार की तरफ से जाना चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिकली सर आप ये सारे सब परिवार की तरह है। इसी वकालतनामे फंड की वजह से एक स्कीम बहुत बेहतरीन मथुरा में और लागू है और वो स्कीम है वहां 8 दिन से लेके 10 दिन का एक टूर जाता है। इस बार मल्लिकार्जुन गया था आंध्र प्रदेश में, 8 से 10 दिन का टूर था। लगभग 56 लाख रुपए का खर्चा आया था, सारा बार एसोसिएशन ने पे किया था। लगभग 600 से 650 लोग उस टूर में गए थे। पिछले साल ये टूर गया था 4 धाम की यात्रा पर। नेपाल, गोवा, तमाम दूर दूर के एरियाज तक ये टूर जाता है। सारा खर्चा बार एसोसिएशन बियर करती है। महिलाओं का टूर अलग जाता है। एक लोकल पिकनिक जाती है 200 किलोमीटर के रेडियस में, उसमें सारा खर्चा बार बियर करती है। वो सिंगल डे की पिकनिक होती है। तो ये सब सर जो है ये हमारा वकालतनामा फंड के ये वकालतनामा फंड की वजह से है। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें, मथुरा के दिल्ली के एडवोकेट्स और दिल्ली की बार एसोसिएशन देश में सबसे एडवांस माने जाते हैं। करेक्ट सर। मथुरा को अगर दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो मथुरा दिल्ली के मुकाबले बहुत छोटी जगह है। लेकिन वेलफेयर स्कीम्स की अगर बात करेंगे तो मथुरा में दिल्ली के मुकाबले बहुत अच्छी वेलफेयर स्कीम्स हैं और दिल्ली मथुरा के मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करता। साकेत की अगर मैं बात करूं तो साकेत में वकील की डेथ पे 50,000 रुपये बार एसोसिएशन पे करती है। मथुरा में 7 लाख रुपए पे करती है। सीरियस इलनेस और फैटल एक्सीडेंटल केसेज में बार एसोसिएशन, हमारी साकेत बार एसोसिएशन मात्र 25,000 रुपया पे करती है। मथुरा बार एसोसिएशन 5 लाख रुपए तक पे करती है। ये बड़ा डिफरेंस है और ये मेरा वायदा है। इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से मैंने विजन डॉक्यूमेंट अपना निकाला है। ये मेंबर्स के बीच में मैंने कहा कि अगर मैं सेक्रेटरी चुना गया तो ये वकालतनामा स्कीम में यहाँ दिल्ली में लागू करूंगा मथुरा के पैटर्न पे। और ये केवल मथुरा में लागू नहीं होती, पूरी यूपी में लागू होती है। सर मैं खुद आगरा से आता हूँ। उत्तराखंड में लागू होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के बहुत से एरिया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मुश्किल स्कीम हो, वहां लागू हो सकती है, यहाँ लागू हो सकती है। यहाँ के लोगों को आइडिया नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग समझते नहीं इस बात को। समझ रहे हैं।
तो आई रियली होप सर आपको जो हमारी ये पोस्ट है ऑनरेरी सेक्रेटरी की वो आए, क्योंकि सर ये वकालतनामा स्कीम विल एक्चुअली हेल्प, ना केवल बार के पास भी फंड्स होंगे, एक्सीडेंट, डेथ, कन्यादान, ट्रिप्स, सारी चीजें वो कवर हो पाएंगी। तो निश्चित तौर पर, और बताता हूँ मैं आपको जी सर, मथुरा जैसी जगह पे वकालतनामा स्कीम से, जहाँ दिल्ली के मुकाबले साकेत के मुकाबले मेरे ख्याल से 20 से 25% केसेज होंगे, वहाँ वकालतनामा फंड से लगभग 8 से 10 करोड़ रुपया का फंड जनरेट होता है। मैंने एक रफ कैलकुलेशन की थी, अगर हम यहाँ साकेत में इसको वकालतनामा स्कीम को लागू करते हैं तो लगभग 21 करोड़ रुपया फंड इससे जनरेट होगा। ये बहुत रफ कैलकुलेशन थी। हाँ। फंड इससे ज्यादा जनरेट होगा, जिसमें से लगभग 10.5 करोड़ रुपया डायरेक्ट एडवोकेट्स के कूपन के थ्रू एडवोकेट्स को जाएगा, रेस्ट अमाउंट बार एसोसिएशन में जाएगा, जिससे बार एसोसिएशन का भी लगभग 10.5 करोड़ फंड जनरेट होगा। अब हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, मथुरा के पैटर्न पे हम यहाँ 7 लाख रुपया मेंबर्स को पे कर सकते हैं डेथ पे। 51,000 रुपया हम यहाँ वकील भाइयों की बेटी की शादी में कन्यादान के तौर पर हम यहाँ देंगे। एक चीज और जो बहुत मुश्किल है इस प्रोफेशन में जूनियर्स के लिए, इनिशियल स्टेज पे कोई इनकम नहीं होती मेंबर्स की। इस फंड के जरिए मैंने ये वायदा किया है अपने वकालत इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से कि जो वकालतनामा स्कीम से जो फंड जनरेट होगा उससे हम एक वेलफेयर फंड क्रिएट करेंगे। हर वकील को, जिस समय ये विजन डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया था उस समय इसको मैंने तैयार किया था डिक्लेरेशन फॉर्म्स के बेसिस पे, लगभग 5,000 लोगों ने हमारे यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल किए हैं। ओके। उसके बाद तमाम लोगों के नाम ऑब्जेक्शंस में निकल गए, बहुत से लोगों ने प्रॉक्सिमिटी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, लगभग 4,000 के आसपास हमारी ये मेंबरशिप बनती है। तो मैंने कैलकुलेशन की थी 5,000 पे, लेकिन अगर 4,000 पे कैलकुलेशन करेंगे, 5,000 पे कैलकुलेशन थी 1,500 मेंबर्स की, यंग मेंबर्स की, 2019 से लेकर 2023 तक। अगर इसको 4,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 20% माइनस हो जाएगा, 1,200 रह जाएंगे। 1,500 पे मैंने कैलकुलेशन की थी कि हम हर मेंबर को 30,000 रुपया स्टाइपेंड के तौर पर देंगे हर साल, बहुत सारी जिनकी 5 साल तक की प्रैक्टिस है। लेकिन चूंकि 20% माइनस हो गया तो ये हमारा फंड बढ़ के हो जाएगा 35,000 से लेकर 40,000 तक। तो मेरा ये वायदा है कि मैं अगर सेक्रेटरी बना तो मैं अपने यंग मेंबर्स को जिनकी 5 साल तक की प्रैक्टिस है उन्हें 40,000 रुपया पर ईयर स्टाइपेंड के तौर पर पे करूंगा। जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं 30 साल या 30 साल से ज्यादा जिनकी प्रैक्टिस है, उनके सम्मान में हम उनके परमानेंट ड्यूज माफ करेंगे। और जो जूनियर एडवोकेट से 5 साल तक की प्रैक्टिस वाले, उनके भी हम जो है ड्यूज माफ करेंगे। और जिनकी प्रैक्टिस 5 साल से लेकर 8 साल के बीच में है उनके हम ड्यूज 50% माइनस करेंगे। तो सर आई रियली होप कि सर एक्चुअली आपको सर वो पद मिले ऑनररी सेक्रेटरी का, बिकॉज योर एजेंडा इज क्वाइट क्लियर और वो एक्चुअली हेल्पफुल है। सो आई रियली होप दैट। एंड जैसे कि सर मेरा अगला सवाल सर आपसे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अब हो क्या रहा है, हम यंग एडवोकेट्स को ऑलमोस्ट 10 साल 15 साल सर चेम्बर्स के लिए वेट करना पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम चेम्बर्स बचे ही नहीं हैं। तो सर ये चेम्बर्स को लेके क्या हमें साकेत कोर्ट के अंदर कुछ चेंज देखने को मिल सकता है? क्या हमें जेन्युइनली चेम्बर जल्दी से जल्दी कुछ मिल सकता है? तो आपका सर उस पे एज पर इफ यू एक्चुअली बिकम द ऑनररी सेक्रेटरी, तो आप सर उस पे क्या आप काम वगैरह करने का आप देख रहे हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए? सिमर जी, चैम्बर बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। yes, और बहुत ही बेसिक नीड है एडवोकेट्स के लिए। बिना चैम्बर्स के काम करना कितना मुश्किल होता है, इस बात का एहसास उन्हीं लोगों को होता है जो बिना चैम्बर के काम करते हैं। सही बात है एकदम सर। जब से साकेत कोर्ट बनी है, जो कोर्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम पे चैम्बर ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद कोई एफर्ट्स नए चैम्बर्स बनाने को लेकर अभी तक हुए नहीं। ओके। ऐसा नहीं हमारे पास स्कोप ना हो, हमारे पास स्कोप बहुत है। लोकतंत्र में जनता की जो आवाज है वो अगर मजबूत है तो कोई भी समस्या बड़ी समस्या नहीं होती। आप देखिए हाई कोर्ट में पहले एक पुराना चैम्बर ब्लॉक है, उसके बाद एक चैम्बर ब्लॉक और बना, फिर एक और बना, एक और बना। इसी तरह से आप सुप्रीम कोर्ट को देखें, सुप्रीम कोर्ट में पहले कोर्ट कैंपस के अंदर कुछ चैम्बर्स थे, 2 ब्लॉक थे। उसके बाद रोड क्रॉस करके सी के दफ्तरी एक ब्लॉक बना, एक ब्लॉक और बना। फिर जब और जरूरत महसूस हुई तो पूरी तो आप सरप्राइज करोगे कि कोई सोच नहीं सकता था अप्पू घर जैसी ऐतिहासिक चीज को तोड़ के
और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के लिए चैम्बर्स का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब साकेत की बात हम करें, साकेत में देखिए आपने रोहिणी कोर्ट को देखा होगा, रोहिणी कोर्ट की बिल्डिंग 15-16 मंजिल तक बनी हुई है, ठीक है। हमारा जो चैम्बर ब्लॉक है ये 8th मंजिल तक बना हुआ है। इस चैम्बर ब्लॉक को ही हम और ऊपर कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, इस पर कुछ और फ्लोर चढ़ा सकते हैं। हमारे पास एक और बिल्डिंग है यूटिलिटी ब्लॉक, वो केवल फर्स्ट फ्लोर तक बनी हुई है, उसके ऊपर हम कई फ्लोर बना सकते हैं। ये तो एग्जिस्टिंग पोजीशन हो गई। इसके अलावा हमारा जो कोर्ट कैंपस है उससे लगा हुआ खिड़की वाली रेड लाइट की तरफ BSES का बिजली घर है। बिजली घर को यहाँ से हम रिमूव करा सकते हैं, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा सकते हैं और इस लैंड को हम चैम्बर्स के लिए अलॉट करा सकते हैं। ओके। एक दूसरा, हमारी जो फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग खाली हुई है उसको हम चैम्बर्स ब्लॉक के लिए यूज करा सकते हैं। तीसरा, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 जो हमारे कोर्ट कैंपस का है उसके सामने रोड पार करके DDA का बहुत बड़ा पार्क है, प्लॉट, हाँ। उस पार्क में से कुछ लैंड हम चैम्बर ब्लॉक के लिए अलॉट करा सकते हैं और उस चैम्बर ब्लॉक को हम फुटओवर ब्रिज या सबवे के मार्फत अपने कोर्ट कैंपस से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक लैंड है हमारे पास गेट नंबर 1 जो हमारे कोर्ट कैंपस का गेट नंबर 1 है, नाले के किनारे किनारे एक लंबा प्लॉट है, काफी बड़ा प्लॉट है, ओके, खाली पड़ा हुआ है, उसको हम चैम्बर्स के लिए अलॉट करा सकते हैं। इसके अलावा फैमिली कोर्ट जहां हमारी थी उसके आसपास तमाम NGOs के प्लॉट्स हैं। NGOs को जब कोई प्लॉट अलॉट होता है तो वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है और एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर उसे यूज करना होता है। ओके। जब से साकेत कोर्ट बनी है तब से लेके आज तक तमाम हम देखते आ रहे बहुत से प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। उन प्लॉट्स का हम, चूंकि वो अभी तक यूज नहीं हुए, इसका मतलब यह कि NGOs को उसकी जरूरत नहीं है, उनका अलॉटमेंट कैंसिल करा के हम उस लैंड को चैम्बर्स के लिए अलॉट करा सकते हैं। तो सर ये तो काफी सही हो जाएगा क्योंकि यंगस्टर्स सर आ ही रहे हैं और दिल्ली क्या है, हर यंगस्टर्स के लिए पहली एक वो होती है कि यार अगर कहीं प्रैक्टिस करनी है तो दिल्ली में करते हैं। तो ये साकेत कोर्ट अगर ये चीजें कर पाए, अगर हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी अब बनेगी अगर इन सब चीजों पे काम हो, अलाउ करवा लें, प्रॉपर ऑर्डर्स वगैरह रिव्यूज है, तो दैट विल बी अ वेरी गुड स्टोर इन नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट। वो चीजें हमारी बन के निकल आएंगी। निश्चित तौर पे ये मुश्किल काम नहीं है, ये संभव है। केवल और केवल इसमें सीरियस एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। जो हमारी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके अंदर विल पावर होनी चाहिए, उनकी नीयत होनी चाहिए मेंबर्स को वेलफेयर करने की। सर ये अभी तक क्यों नहीं हो पाया? बट क्योंकि ऐसा तो सर ये इशू तो चल ही रहा है। सिमर जी, साकेत में जो चुनाव होते हैं ना, हाँ जी, एक्चुअली ये वेलफेयर के लिए होते ही नहीं है। साकेत की राजनीति 2 चीजों पे डिपेंड करती है, ओके, धन बल और जातिवाद। और जहां जिस राजनीति में, चाहे वो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स हो, किसी इंस्टीट्यूशन की पॉलिटिक्स हो, जहां धन बल और जातिवाद के आधार पर चुनाव होते हो, उस समय उस संस्था की राजनीति का जो स्तर होता है वो निम्नतर स्तर होता है। क्योंकि ऐसी व्यवस्था में हम मेरिट के आधार पे कभी चुनाव नहीं करते। भाई जब हमें जातिवाद के आधार पे वोट डालना है तो हमें देखना ही नहीं सामने वाला उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए एबल है या नहीं है, वो मेंबर्स की कोई प्रॉब्लम्स एड्रेस कर सकता है नहीं कर सकता। हमारा क्राइटेरिया केवल और केवल एक है कि भी वो कैंडिडेट हमारी बिरादरी का होना चाहिए। दूसरा, धनबल, कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है, किस कैंडिडेट ने कितने मेंबर्स के ड्यूज क्लियर किए, कौन आदमी कितनी शराब पिला रहा है। सारे कैंडिडेट शराब पिला रहे हैं तो फिर कौन किस ब्रांड की शराब पिला रहा है, कौन क्या, ये सब चीजें होती हैं। ये सब चीजें चलती हैं और ये दोनों चीजें हैं इस बार की राजनीति में बहुत बड़े नासूर है। इन्हीं 2 चीजों की वजह से अभी तक कुछ चंद लोगों को छोड़ के और चंद बिरादरियों को छोड़ के आम आदमी और आम जो तमाम जो बिरादरी और वर्ग के लोग साकेत बार में हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिला कभी। ओके, ये क्राइटेरिया लगभग फिक्स है कि जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ेगा उसके पास कम से कम 50 से 40 लाख रुपए का फंड होना चाहिए, वही आदमी चुनाव लड़ सकता है। ये तो काफी, मतलब इलेक्शन अगर लड़ना है तो
सर बट ये हुआ ना कि सर इंसान अपने खुद के काम से नहीं जाना जा रहा, वो अपने जितना उसके पास धनराशि है उसके ऊपर वो कर रहा है। इसी का नतीजा है कि अभी तक जितने हमारे यहाँ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बने, ये 4-5-6 लोगों के अलावा कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं बना। सर इसके साथ साथ सर एक और जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस होती है वो सर ये होती है कि एक तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है हमारे यहाँ पे अभी तक जो प्रॉपरली लागू हो रहा हो, कि बहुत ज़्यादा अब आजकल इश्यूज आ रहे हैं कि सर सड़क पे चलते हुए क्लाइंट ने एडवोकेट को पीट दिया या पुलिस के साथ जो विवाद वगैरह हो जाते हैं। सर इस पे क्या कुछ हम देख सकते हैं, कुछ चेंजेस वगैरह आएंगे या कुछ हो सकता है? संभव सब कुछ है। राजस्थान में एडवोकेट्स ने संघर्ष किया, बिल्कुल हाँ, और उन्होंने जो है गवर्नमेंट से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक बिल पास करा लिया। करेक्ट। हमारे यहाँ समस्या उससे ज़्यादा है। हमारे यहाँ समस्या क्लाइंट, पुलिस या बाहर के लोगों से नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ लोग जो एडवोकेट्स हैं, जो लोकल्स हैं यहाँ, उनकी गुंडाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उनको वही समझते हैं पता नहीं ये कहाँ से आ गए, ये तो यहाँ शरणार्थी हैं और दिल्ली के मालिक हम लोग हैं। ओके। वो ग्रुप्स में रहते हैं, उनका यहाँ गांव है, घर परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं। ऐसी एक इंसिडेंट नहीं, ऐसी तमाम इंसिडेंट्स आके सर एक आप शेयर अगर कर पाए ताकि लोग एक्चुअली पता कर पाए, समझ पाए कि इशू है क्या यहाँ पे। मैं बताता हूँ प्लीज सर। रिसेंटली अभी 27 तारीख को, पिछले 27 तारीख को कोर्ट नंबर 507 में एक मैटर फिक्स था। उसमें एक एडवोकेट थे हमारे, वसीम अहमद। ओके। ही वाज रिप्रेजेंटिंग कंप्लेनेंट। दूसरी पार्टी की तरफ से कोई एडवोकेट थे जो यहाँ किसी लोकल गांव के थे। ओके। उसके साथ 4-5 एडवोकेट और थे। उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में अपने क्लाइंट्स के लिए, रेस्पोंडेंट्स के लिए, फॉर परमानेंट एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। ओके। कंप्लेनेंट के एडवोकेट ने ये कह के विरोध किया जी इनके बीच में कई मैटर्स पेंडिंग हैं और ये बाकी सारे मैटर्स में सारी कोर्टों में अपीयर होते, तो यहाँ क्यों नहीं अपीयर हो सकते। ठीक है। इस बात को लेके मजिस्ट्रेट ने उनकी एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। बाहर निकल के उस लोकल एडवोकेट और उसके साथ वाले एडवोकेट्स ने वो जो वसीम अहमद नाम का एडवोकेट था उसके साथ ये कह के मारपीट की, जो गाली दे के जो बात की थी उसे मैं यहाँ बोल नहीं सकता माइक पे। उसको ये कह के गाली दी कि तू हर बार हमारी बात का विरोध करता है और तेरी मजाल क्या है, तेरी हिम्मत क्या, तेरी औकात क्या, तू हमारे सामने बोलेगा, बहस करेगा यहाँ। अब बहुत एक दिक्कत ये हो गई, अब आपको प्रैक्टिस के साथ अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने अपने क्लाइंट को बोल्डली रिप्रेजेंट किया, आर्ग्यूमेंट किया, तो ऐसा ना हो कि सामने वाला वकील आपके साथ मारपीट करे। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात सिमरजीत एक और भी है, उसने इस मारपीट के बाद बार में कंप्लेंट की, बार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, अभी जून जुलाई में एक इंसिडेंट और हुआ था। एक पंकज चौहान नाम का एडवोकेट है, इन्हीं लोकल्स लोगों ने उसके साथ भी बार को कोर्ट कैंपस में 10-12 लोग अपने गांव के बुला के उसके साथ मारपीट की थी, उसमें भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसे नंबर ऑफ केसेज हैं। तो हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की तो जरूरत है ही, हमें इंटरनल भी एक ऐसे मैनेजमेंट की जरूरत है जिससे यहाँ गुंडई पर रोक लगाई जा सके। करेक्ट। एंड सर मतलब जब ये चीज आप लोग आ रहे हैं, जब आप लोग आएंगे इस पोस्ट वगैरह पे, तो आई रियली होप कि हम लोग वो चीज देख पाए, क्योंकि सर हम जो यंग एडवोकेट्स अब उतर रहे हैं प्रोफेशन के अंदर, सर हम भी यही चाहते हैं कि एक सेफ्टी रहे, और ताकि वो तभी हो पाएगी जब सर आप जैसे लीडर्स हमें एक्चुअली वो दिखा पाएंगे। सर आप और मतलब चेम्बर्स की हमारी बात हो गई, ये बात हुई, सर उसके अलावा सर आप क्या देख रहे हैं कि हम लोग साकेत कोर्ट के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप चेंजेस वगैरह आप जो लाने की आप लोगों ने सोची हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंज के लिए देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं सिमरजीत। बारिश के सीजन में जब हम चैम्बर ब्लॉक से कोर्ट बिल्डिंग में जाते हैं, हाँ जी, बारिश हो रही होती है, हमें कोर्ट में जाना कंपलसरी होता है, कोई कॉरिडोर वगैरह की व्यवस्था नहीं है। हम भीगते हैं, हमारी फाइलें भीगते हैं। कई बार हमने बुजुर्ग लोगों को फिसल के गिरते हुए देखा है।
ठीक है। इसके अलावा अभी दो चैम्बर, दो कोर्ट ब्लॉक और बने हैं हमारी मेन बिल्डिंग के पीछे, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। करेक्ट। अगर हम ब्लॉक 2 के लिए जाते हैं तो हमें काफ़ी रास्ता तय करना पड़ता है, तेज़ धूप में, बारिश में बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पहुँचना। हमारे पास एक ऑप्शन है और मेरे दिमाग में एक प्लान है। चैम्बर ब्लॉक को हम मेन कोर्ट बिल्डिंग से 2 फ्लोर पर अगर कनेक्ट कर दें, 3rd फ्लोर पर और 6th फ्लोर पर कॉरिडोर के माध्यम से, ओके, तो एक तो हमारा जो लिफ्ट का यूज है लगभग 75% से लेके 80% तक लिफ्ट का यूज खत्म हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि वैसे भी सर लिफ्ट पूरे टाइम फुल रहती है और लाइन वेट करना पड़ता है। यस, देखिए मेरा चैम्बर 7th फ्लोर पे है। ओके। अब सपोज मुझे कोर्ट बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे जाना है। अगर ये हमारी बिल्डिंग 6th फ्लोर पे अगर मान लिया कनेक्ट हो जाती है तो मैं 1 फ्लोर नीचे उतर के और सीधे कोर्ट बिल्डिंग में चला जाऊंगा। 6th फ्लोर पे मुझे लिफ्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज मैंने कोई केस अटेंड किया 5th फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे कोर्ट बिल्डिंग में और मुझे चैम्बर ब्लॉक आना है, तो मैं 1 फ्लोर वहां से चढ़ूंगा, अपने चैम्बर ब्लॉक में आ जाऊंगा, 1 फ्लोर और चढ़ के अपने चैम्बर में पहुंच जाऊंगा। इसी तरह से जो 4th फ्लोर पे है, 5th फ्लोर पे है जो लोग, वो 1 फ्लोर ऊपर चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे और उस कॉरिडोर के माध्यम से कोर्ट में चले जाएंगे। बिल्कुल सर, ये चीज ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर तो है भी कि काफी ज्यादा वो कनेक्टिविटी जो है हाई कोर्ट के अंदर, आप चाहे ओल्ड बिल्डिंग हो, चाहे मेन बिल्डिंग हो, चाहे न्यू बिल्डिंग हो, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जो क्रिमिनल साइड वाला ब्लॉक है दैट इज कनेक्टेड विद द ओल्ड ब्लॉक। तो ये चीज अगर एक्चुअली साकेत कोर्ट के अंदर हो जाएगी तो दैट विल बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव। हाँ, निश्चित तौर पर अभी देखिए जैसे हमें यूटिलिटी ब्लॉक जाना पड़ता है। करेक्ट। धूप में जाते हैं हम लोग, चिलचिलाती धूप में निकलना मुश्किल हो जाता है। हम लोग इस तरह से जो है फाइल वगैरह से अपने फेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बारिश में तो भीगते ही जाते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ब्लॉक 2 में अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी हम इसी तरह से जाते हैं। तो इन सारी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए हम कॉरिडोर बना सकते हैं और ये पॉसिबल है, क्योंकि तमाम देखिए फरीदाबाद में देखिए वहाँ चैम्बर ब्लॉक और कोर्ट बिल्डिंग कनेक्टेड है। आप कभी इलाहाबाद जाएंगे, वहाँ देखेंगे कोर्ट बिल्डिंग और चैम्बर ब्लॉक कनेक्टेड है। सर जरूरी है क्योंकि सर आफ्टर ऑल लॉयर्स के लिए वही तो उन्होंने जाना है। तो नहीं बिल्कुल, दिल्ली में आप देखेंगे तमाम सरकारी बिल्डिंग इस तरह की हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं बिल्कुल सर। तो मेरा अब आगे जो आपसे मेन सवाल है सर कि सर ये तो हमें समझ आया है कि सर हम लोग वेलफेयर फंड वाली जो बात कर रहे हैं, चेम्बर ब्लॉक वाली बात कर रहे हैं सर, उसके अलावा सर एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि सर आज की डेट के अंदर सर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी बन रही है उसके अंदर सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्या हो रहा है कि सर एक लिमिटेड 5-7 लोग जो हर बार बनते चले आ रहे हैं, या पोस्ट ही उतरी नहीं है कि एक्चुअली जो रिप्रेजेंट हम सब भी कर पाए। सर उसके लिए क्या कुछ एक्शंस या फिर आप लोग जो सोच रहे हैं आपके विजन डॉक्यूमेंट में जो हम देख सकते हैं सर? सिमरजीत, मैंने अभी आपको बताया जातिवाद और धनबल का प्रयोग यहाँ की राजनीति में ये 2 बड़े नासूर हैं। हाँ, केवल इन 2 कारणों की वजह से आम आदमी यहाँ चुनाव नहीं लड़ पाता। चुनाव लड़ने के लिए बड़े फंड की जरूरत है जो आम आदमी के पास नहीं होता। यही कारण है कि कोई गिने चुने लोग हो, कभी वो सेक्रेटरी बन जाते हैं, उन्हीं में से वो लोग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आम आदमी को चुनाव लड़ने का चांस यहाँ नहीं मिल पाता, इसलिए आम आदमी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो सर मतलब वो तो हमें समझ आया कि ये हमारा प्रॉब्लम है, बट आप लोग क्या उसके लिए कुछ सोल्यूशन लेकर आएंगे सर? मेरे पास इसका सोल्यूशन है। जी सर, वो बताइए प्लीज। मैं अगर सेक्रेटरी बना तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक तो 30 साल या 30 साल से ऊपर वाले जितने एडवोकेट्स हैं इनके ड्यूज माफ करेंगे। ओके। 5 साल तक की प्रैक्टिस के जितने लोग हैं, जितने एडवोकेट्स हैं, हम उनके ड्यूज माफ करेंगे। 5 से 8 साल तक की प्रैक्टिस वाले जितने लोग हैं हम उनके ड्यूज माफ करेंगे। और ये तादाद इतनी बड़ी हो जाएगी, 50% से ज्यादा लोग हो जाएंगे। ओके। चुनावों में हमारे यहाँ ड्यूज बड़ी समस्या है। केवल तमाम लोग ड्यूज डिपॉजिट करके चुनाव जीत जाते हैं। तो सर क्या इसके अंदर हम लोग, मेरा जो मेन सवाल है सर, क्या कुछ नई पोस्ट बन सकती है कि विमेन के लिए हमारी ये पोस्ट रहेगी, यंग जो एडवोकेट्स है उनके लिए भी हम हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर ये हम कुछ पोस्ट वगैरह इंट्रोड्यूस हम करवा सके? आपने मेरा विजन डॉक्यूमेंट अगर देखा हो तो अभी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी केवल 11 लोगों की है। करेक्ट सर। मैंने इसमें 4 पोस्ट और जनरेट करने का ये वायदा किया मेंबर्स को। हाँ। एक वुमेन वाइस प्रेसिडेंट, ओके, एक ऑडिटर की पोस्ट,
एक जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट और एक एक्स्ट्रा मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। ओके। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक आया था, उसके तहत हमारे यहाँ 30% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया विमेन के लिए। 2 पोस्ट अभी हमारी एग्जीक्यूटिव ने जनरेट की है। एक ट्रेजरर का रिजर्वेशन किया है, लेडी मेंबर के लिए है, और एक एडिशनल पोस्ट जनरेट की है जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, और एक लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव अबाउट 20 ईयर्स वाली कैटेगरी में। ऑडिटर की पोस्ट हमारे यहाँ क्यों जरूरी है ये बताता हूँ मैं आपको। जब से साकेत बार बनी तब से लेके आज तक हमारे यहाँ आय व्यय का कोई लेखा जोखा कोई एग्जीक्यूटिव पेश नहीं करती। तो ये तो फिर काफी सही तो समस्या है, तो पूरी ये बड़ी समस्या है। ये कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पैसा खर्च होता है, ये अपने मनमाने तरीके से जो फंड को यूज करते हैं ना, इसीलिए ये ऑडिट मेंबर्स के सामने रखते नहीं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर फिर ये तो? नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं मथुरा में सेक्रेटरी रहा हूँ, वहाँ एक ऑडिटर की पोस्ट भी होती है और वो पोस्ट इंडिपेंडेंट होती है। ऑडिटर का रोल ये होता है, चूंकि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर ये साइनिंग अथॉरिटी होती है, इसलिए इनसे उम्मीद नहीं होती कि भाई ये अगर इन्होंने कोई घपला किया तो ये ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑडिट रिपोर्ट पेश करेंगे मेंबर्स के सामने। ऑडिटर चूंकि इंडिपेंडेंट पोस्ट है तो उससे ये उम्मीद रहती है कि उसका कोई घालमेल होता नहीं किसी चीज में, तो जो भी खर्चा होता है, इनकम होती है बार की, वो सारी की सारी ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर तैयार करता है और मेंबर्स के सामने रखता है। उसका फायदा क्या होता है? जिस समय आपकी एग्जीक्यूटिव आई उस समय बार में कितने रुपए की एफडीआर थी, कितना रुपया कैश था, कितना बैंक अकाउंट में था, ये आपको चार्ज मिलता है। आपने अपने टेन्योर के दौरान किस किस मद में कितना रुपया खर्च किया, किस किस मद से कितना पैसा आया, और करेंटली आपके पास कितने रुपए की एफडीआर हैं, कितना आपके बैंक अकाउंट में है, कितना आपके पास कैश है, यानी क्या आपने कमाया और क्या आपने खर्च किया, ये सारा की सारा ऑडिट रिपोर्ट में इसका पूरा ब्यौरा होता है और ये मेंबर्स का राइट है ये जानना। ये तो सर फिर अगर ये चीज आप लोग सेक्रेटरी बनेंगे, आपकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, आई होप एक्चुअली है कि ये पोजीशन भी इंट्रोड्यूस हो। सर इसके साथ साथ आपके विजन डॉक्यूमेंट में आई वाज गोइंग थ्रू इट कि देयर आर सम चेंजेस व्हिच यू वांट टू ब्रिंग इन द कैंटीन वाइज, सो व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच यू आर लुकिंग फॉर? नहीं, कैंटीन से पहले एक पॉइंट और रह गया इसमें। यस सर, ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात थी, 4 पोस्ट बढ़ा के हम इसको करने वाले थे 15। अभी हमारी करंट एग्जीक्यूटिव ने ये पोस्ट 2 पोस्ट क्रिएट करके अभी टोटल स्ट्रेंथ होगी हमारी एग्जीक्यूटिव की 13। उसमें से इन्होंने रिजर्वेशन दिया केवल 3 लेडी एडवोकेट्स को। टेक्निकली ये 4 का बनता है। मैं अगर सेक्रेटरी बना तो मेरा ये वायदा है कि हम इसमें ये 15 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएंगे और एक महिलाओं के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी रिजर्व करेंगे। एक बात, तमाम वर्ग और तमाम बिरादरी के लोग जिन्हें चुनाव के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता बार में, मेरा ये वायदा है मैं अगर सेक्रेटरी बनूंगा तो ऐसे वर्ग और बिरादरी के 11 लोगों को जिन्हें चुनाव के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, ऐसे वर्ग के 11 लोगों को हम बार में रिप्रेजेंटेशन देंगे, उन्हें नॉमिनेट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड सर। तो इसके साथ साथ सर मैं आपके विजन डॉक्यूमेंट में पढ़ रहा था कि सर देयर आर फ्यू चेंजेस व्हिच यू वांट टू ब्रिंग इन द कैंटीन के जो पूरा वर्किंग वगैरह है, तो उसके अंदर सर आपके क्या है एक्चुअली सुझाव? कैंटीन हमारे यहाँ बड़ी समस्या है। कैसे सर? महंगी बहुत है। ओके। दिल्ली में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन भी उतनी महंगी नहीं जितनी साकेत बार है। ये तो है सर। आम आदमी के लिए कैंटीन में खाना खाना बहुत मुश्किल काम है। तमाम लोग हमारे यहाँ अकेले रहते हैं, बाहर के लोग हैं, रेंट पर रहते हैं। वो कोर्ट में आने के बाद नाश्ता कैंटीन में करते हैं, खाना कैंटीन में खाते हैं, लेकिन करेंटली जिस तरह के रेट्स हमारे यहाँ हैं कैंटीन में, वो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। मैं सिमरजीत आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम रोहिणी कोर्ट गए थे कई एडवोकेट्स एक दिन। ओके। वहाँ हमने की कॉफ़ी चाय की दुकान पे हमने कोल्ड कॉफ़ी पी थी। हमने रेट जानने की कोशिश की। वहाँ 40 रुपए में 2 बड़े ग्लास कोल्ड कॉफ़ी के देते हैं, यानी 20 रुपए का एक गिलास पड़ता है। हम अगर अपनी कैंटीन में, इस कैंटीन में अगर कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए जाएंगे तो यहाँ जो मिनिमम रेट है एक गिलास का 50 से 60 रुपया है।
आप अंदाज कर सकते हैं 2.5 से 3 गुना रेट ज़्यादा है। तो मेरा ये वायदा है मेंबर्स के लिए, मैं अगर आऊँगा तो निश्चित तौर पर जो कैंटीन के रेट होंगे वो अफोर्डेबल होंगे आम मेंबर्स के लिए। कैंटीन हमारे लिए इनकम का जरिया नहीं होगा। हमारे पास वकालतनामा फंड से तमाम फंड क्रिएट होगा, वकालतनामा स्कीम से, और उसके बेसिस पर उससे हम खर्चे चलाएंगे, बाहर के वेलफेयर स्कीम्स चलाएंगे, और कैंटीन को हम नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर चलाएंगे। वही सब चीज़ें हो जाती है। नहीं तो सर कई बार ये भी हुआ है कि जैसे जजेस वगैरह को लोकल कमिश्नर अपॉइंट वगैरह करना है, या फिर कोई और पोस्ट वगैरह के लिए लॉयर्स वगैरह को नॉमिनेट करना होता है, तो कई बार ये माना जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव कमिटी में है उसको पहली प्रेफरेंस दी जाए। तो ऐसा व्हेन यू विल बी देयर एज द ऑनररी सेक्रेटरी, तो सर आप उसके अंदर क्या चेंजेस या फिर सबका एक फेयर सिस्टम वो आप कैसे आप डेवलप करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने रेज किया सिमरजीत जी। मैं जब मथुरा में सेक्रेटरी था, हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये थी कि जितने रिसीवर से अपॉइंट होते हैं, जितने ओथ कमिश्नर से अपॉइंट होते हैं, जितने लोकल कमिश्नर से अपॉइंट होते हैं, उन सब की लिस्ट हमारी बार बना के भेजती थी। ओके। और उन्हीं में से टर्न बाई टर्न रिसीवर्स, लोकल कमिश्नर्स और ओथ कमिश्नर्स अपॉइंट होते थे, और इसका एक क्राइटेरिया फिक्स था। जैसे ओथ कमिश्नर्स की लिस्ट जाएगी, उसमें मोस्ट प्रायोरिटी जो मोस्ट जूनियर्स हैं उनको दी जाती है। करेक्ट, उसी को दी जानी भी लोकल कमिश्नर से उसमें हम देखते हैं कि भी लोकल कमिश्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन परफॉर्म कर सकता है, उस तरह के लोगों को फिर लोकल कमिश्नर्स में हम लोग प्रेफरेंस देते। ठीक है। रिसीवर्स थोड़ी सी और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है, तो उस तरह के लोगों की लिस्ट हम उसके लिए बना के देते थे। हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव में जो लोग चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी खास तौर से, वो केवल और केवल आउट ऑफ वे रिलीफ लेने के लिए कोर्ट से वकीलों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कभी डिस्कस ही नहीं करते, रेज ही नहीं करते। उसका नतीजा क्या होता है कि मैक्सिमम कुछ केसेज में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या एग्जीक्यूटिव के किसी और बंदे के कुछ लोगों को वो जो है चांस दे देते हों लोकल कमिश्नर या रिसीवर अपॉइंट करने में। अदरवाइज जजेज का उसमें पूरी तरह से नेपोटिज्म चलता है। अपने भाई भतीजे रिश्तेदार मिलने जुलने वाले वो उन लोगों को ऑब्लाइज करते हैं, और एसोसिएशन को कोई मतलब नहीं होता इन चीज़ों से। ये दुर्भाग्य की बात है। जो पूरी तरह से एसोसिएशन का जॉब होना चाहिए, और एसोसिएशन का इसमें बड़ा रोल होता है, बड़ा इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो सर वही चीज़ है ना कि आप लोग जब आएंगे तो आई रियली होप कि सर वो उस तरीके से वर्क हो, और मतलब जो भी मेंबर्स हमारे ये सब देख रहे हैं कि ही शुड बी एक्चुअली अपॉइंटेड एज द ऑनररी सेक्रेटरी, मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हियर इन, कि जो प्रॉपरली समझा पाए, समझ सकता है एक यंग एडवोकेट की प्रॉब्लम क्या है, एक सीनियर की क्या है दिक्कतें, चेम्बर्स के ऊपर काम करना, फिर उसके बाद वेलफेयर फंड वगैरह इस्टेब्लिश करना। और जैसे सर एक वो मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा, मतलब शायद से वो मेरा थोड़ा सा मैं कहूँगा सेल्फिश मोटिव है, लेकिन अगर पिकनिक हमें भी जाने को मिले जैसे हम स्कूल में आते थे तो काफ़ी बढ़िया ही रहेगा। तो वो आई होप कि हम लोग निश्चित तौर पर सिमरजीत मेरे एजेंडे में ये है, जिस तरह से हमारे मथुरा में पिकनिक जाती है, टूर जाता है, हाँ। उसी पैटर्न पे हम यहाँ भी टूर और पिकनिक अरेंज कराएंगे मेंबर्स के लिए। और ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास जो ये वकालतनामा स्कीम है, इससे इतना बड़ा फंड जनरेट होगा सिमरजीत कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो अभी कैंटीन हमारे लिए आमदनी का जरिया इन्होंने बना रखा है, कैंटीन पर हमें डिपेंड रहने की आवश्यकता ही नहीं है। कैंटीन हम चलाएंगे नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे। एक चीज और जो डिस्कस नहीं हुई, आजकल नायब कोर्ट और अहमद इन लोगों का जुडिशियल वर्क में बड़ा इंटरफेरेंस है। करेक्ट। तमाम आईओज और पुलिस वाले क्लाइंट्स को डायरेक्ट नायब कोर्ट का नंबर लेके भेजते हैं, देके भेजते हैं। क्लाइंट डायरेक्ट नायब कोर्ट को कांटेक्ट करता है, नायब कोर्ट कहीं से उसकी एप्लीकेशन तैयार करा के कोर्ट में लगाता है और वकीलों को बाईपास करा के उनसे मनमाने पैसे ऐंठ के उस काम को जो निपटा देते हैं। इससे वकीलों का बड़ा लॉस होता है। इसके अलावा एक चीज पर और थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, और वो है लोक अदालत या ये जो हमारा ये ट्रैफिक चालान नहीं, ये हमारे जो ये लीगल एड वगैरह में जो काउंसिल अपॉइंट होते हैं।
जजेज मनमाने तरीके से किसी को लीगल एड की जरूरत हो या ना हो, क्लाइंट आएगा, सपोज उसका एडवोकेट किसी कारण से कोर्ट में अपियर नहीं हो पाया, कहीं दूसरी जगह बिजी है, या किसी कारण से तबीयत खराब है, कहीं बाहर गया हुआ है, कोर्ट में अपियर नहीं हो पाया, सीधे तौर पर उससे कहेंगे कि आपको लीगल एड का एडवोकेट चाहिए, आप लीगल एड से एडवोकेट ले लो। अब क्लाइंट को लगता है जब फ्री का एडवोकेट मिल रहा है तो इमीडिएटली यस कर देता, उसे लीगल एड का काउंसिल प्रोवाइड करा देते हैं। जबकि लीगल एड का काउंसिल प्रोवाइड कराने के लिए सर्टेन क्राइटेरियाज हैं कि कौन लोग उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिन्हें लीगल एड काउंसिल प्रोवाइड कराना चाहिए। लेकिन ये सब हो रहा है और हमारी जो एसोसिएशंस हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। वो केवल और केवल उनका फोकस रहता है चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके चुनाव जीतें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर करें। मेंबर्स की समस्या जैसी है वैसी वैसी बनी रहती है। नहीं सर, मतलब आई सर विश यू ऑल दी बेस्ट कि सर इस इलेक्शंस के अंदर जो जिस पोस्ट के लिए सर आप खड़े हो रहे हैं, सेक्रेटरी जी की पोस्ट के लिए, I look forward कि sir actually if you will become that leader then the bar of Saket can actually go into a good direction. The members like me and all the young other advocates will actually get benefited from it. We might get more representation, more better opportunities, a stipend which is being talked about. तो वो काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही sir, any last message which you think that the audience should know before this election from your end? सिमरजीत, एक चीज और भी रह गई थी जो डिस्कस होनी थी कायदे से, जो मेरे विजन डॉक्यूमेंट में भी मेंशन है। जजेज का काम करने का तरीका बेहद आर्बिट्रेरी है। जजेज एडवोकेट्स के साथ बड़ी बदतमीजी से, एरोगेंट तरीके से पेश आते हैं और हमारे मेंबर्स के पास जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, मेंबर्स के पास उसे अप्रोच करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता। हमारे मेंबर्स जब जजेस से बेइज्जत होके एग्जीक्यूटिव को अप्रोच करते तो एग्जीक्यूटिव वाले बजाय हमारे मेंबर्स को सांत्वना देने के, उस जजेस से बात करने के, एडवोकेट को ले जाके उल्टा वहां जाके माफी मंगवाने का काम करते हैं। मैं जब सपोर्ट होना चाहिए, जो सपोर्ट एडवोकेट्स को मिलना चाहिए जजेस के मनमाने व्यवहार और मिसबिहेवियर के अगेंस्ट, वो नहीं मिलता। मैं जब मथुरा में सेक्रेटरी था तो ये बदतमीजी और ये एरोगेंस ये हर जगह देखने को मिलती है। तो वहां मैंने एक काम किया था जजेस को ठीक करने के लिए। मैंने बार के सामने एक लेटर बॉक्स रखवाया था और मेंबर्स के बीच एक सर्कुलर निकलवाया था और मेंबर्स को ये इनवाइट किया था कि जो जजेस बदतमीजी करते हैं, जिनका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, जिनके खिलाफ बेईमानी के एलिगेशंस हैं, ऐसे मेंबर्स के खिलाफ, ऐसे जजेस के खिलाफ मेंबर्स लेटर्स के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करें। उस लेटर बॉक्स में अपने लेटर्स डालें और हम बार की तरफ से कवरिंग लेटर के माध्यम से हाई कोर्ट उन सारे लेटर्स को भेजेंगे। दोस्त, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी थी जब जजेस को ये इन्फॉर्मेशन हो गई थी कि इस तरह के इनिशिएटिव बार ने लिए हैं। जो बदतमीज और बेईमान जजेस थे उनके पैंट पजामे गीले हो गए थे। और ये मेरा वायदा है यहाँ साकेत में कि अगर मैं सेक्रेटरी बना तो जजेस का जो मनमानापन है, जजेस जो करप्ट हैं, जजेस जो एडवोकेट्स के साथ बदतमीजी करते हैं, हम बिल्कुल इसी स्टाइल में काम करेंगे। और सर, आई रियली होप दैट इट एक्चुअली वर्क्स आउट इन योर वे ओनली एंड आपका सर ये इलेक्शंस वगैरह एकदम अच्छे से जाए। सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू ब्रदर। एंड आई रियली होप कि इलेक्शंस आपके फेवर में आए सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सिमरजीत भाई, आपने टाइम दिया।